कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो यार आज हम कोड ब्रेकर के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो पहले देख लो। कोड ब्रेकर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले पिछले एपिसोड देख लो और फिर एपिसोड 5 को कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि एक बेड पे लेटी हुई थी। वो बच्ची अपने पावर की मदद से एक मैगजीन को उड़ा रहा था और उस मैगजीन को देखते हुए वो बच्ची बोलती है, फायरबॉल मैन, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी और सबकी मदद करूंगी। इसके बाद हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि एपिसोड 4 के एंडिंग में हमें देखने को मिला था। वो दोनों ओगामी, टोकी और साकुरा के ऊपर हमला करते हैं। वो दोनों अपने पावर की मदद से एक बवंडर पैदा करते हैं और वो बवंडर साकुरा, टोकी और ओगामी को घेर लेता है। पर ओगामी और टोकी अपने पावर की मदद से उस बवंडर को वहीं पे खत्म कर देता है। जिसके बाद हम उन्हीं दोनों बंदों के शरीर से जुड़े हुए एक पाइप को देखते हैं। पाइप के अंदर किसी तरीके का एनर्जी फ्लो हो रहा था। फिर से वो दोनों बंदे ओगामी, टोकी और साकुरा के ऊपर हमला करते हैं और अचानक उस पाइप से एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे वो बवंडर अपने आप ही गायब हो जाता है। अपने एनर्जी को खत्म होते देख ये दोनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। इधर ये तीनों समझ नहीं पाते कि ये दोनों भागे क्यों और आखिर इधर हुआ क्या। इसके बाद हम मिस्टर ताजाका को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल के अंदर था और उस हॉस्पिटल में काफ़ी सारे बच्चे थे। वो बोलता है कि ये सब बच्चे बहुत ही काम के हैं। तभी ताजाका का स्पेशल आदमी आता है और बोलता है कि कोड ब्रेकर्स उनके बिल्डिंग में घुस चुके हैं। और ताजाका बोलता है, अगर आज भगवान भी आ जाए तो वो भी आज मेरे मकसद को नहीं रोक सकता। इधर साकुरा इन दोनों से पूछती है कि आखिर ये लोग स्पेशल एबिलिटीज पर रिसर्च क्यों करते हैं। जहाँ पे टोकी साकुरा को बोलता है कि कोड ब्रेकर्स गवर्नमेंट का ही आदमी है और खुद टोकी और ओगामी प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करता है। ये सुन के साकुरा हैरान रह जाती है। इसके बाद वो तीनों उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी देर पहले ताजाका था। वो तीनों भी यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को देखते हैं। साकुरा समझ नहीं पाती कि इधर इतने बच्चे क्यों हैं। तभी टोकी साकुरा को बोलता है कि शायद इनके पास भी स्पेशल एबिलिटी होगा और इनके ऊपर ही रिसर्च किया जा रहा है। साकुरा समझ नहीं पाती कि आखिर गवर्नमेंट करना क्या चाहता है और ओगामी और टोकी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। ओगामी कुछ सोचने लगता है। तुम्हें क्या हुआ ओगामी? वो तो आदमी, उनकी ताकत अचानक खत्म कैसे हो गया? शायद लॉस्ट। अब ये लॉस्ट क्या है? और जैसे ही टोकी साकुरा को लॉस्ट के बारे में बताना चाहता है, साकुरा का पपी भौंकते हुए एक सीढ़ी से नीचे जाने लगता है और एक कमरे के दरवाजे के पास आ जाता है और वो तीनों भी उस पपी के पीछे पीछे आ जाते हैं। और जैसे ही वो तीनों उस दरवाजे को खोलते हैं वो लोग देखते हैं कि ये भी एक हॉस्पिटल का रूम है। इधर शायद कुछ ऑपरेशन किया गया है क्योंकि इस रूम के सीट्स पे खून के धब्बे हैं और टेबल पे ऑपरेशन करने के औजार, और उधर भी खून लगा है। तभी उस कमरे के अंदर मिस्टर ताजाका और उसका खास आदमी आ जाता है। तुम ही टाबाटा हो ना जो स्पेशल एबिलिटीज पर रिसर्च करता है? वो दोनों आदमी तुम्हारे रिसर्च का नमूना थे ना? वो लोग अभी कोड ब्रेकर्स के लेवल पे नहीं थे। ये टाबाटा शिगिरू है, डाइट का मेंबर। तुमने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा साकुरा। यही इस जगह को चलाता है। लेकिन एक चीज़ अभी भी साफ नहीं हुआ। ये बोल के टोकी एक दीवार के पास आ जाता है और वो अपने ताकत से उस दीवार को उखाड़ देता है। दीवार के अंदर जो था वो देख के साकुरा को यकीन नहीं होता। दीवार के अंदर हम काफ़ी सारे कांच के बड़े बड़े बोतल देखते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के लाश थे। टोकी बोलता है कि इधर भी ऑर्गन्स नहीं हैं। जिसके बाद टोकी मिस्टर टाबाटा को बोलता है कि एलियन उनके काम से खुश नहीं है और उसके पास ऑर्गन्स के साथ छेड़छाड़ करने का इजाज़त नहीं था। ओगामी अब टाबाटा को बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में टाबाटा बोलता है कि इससे उन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है। तभी उधर वो दोनों बंदे भी आ जाते हैं जो बाहर टोकी और ओगामी के साथ लड़ रहे थे। वो लोग बोलते हैं कि जिन बच्चों के पास स्पेशल एबिलिटी है और उनके पावर्स बहुत ही लो हैं, वो बच्चे किसी भी काम के नहीं होते, इसलिए वो लोग उन्हें मार देते हैं और उनका ऑर्गन्स निकाल के वो लोग किसी काम में लगाते हैं। ये सुन के ओगामी उन दोनों को बोलता है, सही कहा तुम लोगों ने। अगर वो बच्चे किसी काम के नहीं हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। पर क्या तुम मेरे किसी काम के हो? तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर ये दोनों समझ जाते हैं कि ओगामी आखिर कहना क्या चाहता है। जिसके बाद ओगामी अपने पावर्स को यूज़ करने लगता है और ये बंदा ऊपर से एक पाइप निकाल के उस पाइप से बहते हुए पानी को कंट्रोल करता है और उस पानी से ही ओगामी के ऊपर हमला करता है और ओगामी भी इनके ऊपर हमला करता है।
और ओगामी का आग इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही ओगामी का आग पानी को भाप में बदल देता है। इनको यकीन नहीं होता कि ओगामी ने इस पानी को भाप में बदल दिया। जिसके बाद ये बंदा साकुरा और टोकी के ऊपर हमला करता है और टोकी अपने पावर की मदद से एक कुर्सी को उसके ऊपर फेंकता है। और जैसे ही वो कुर्सी उसके हमले को टच करता है वो कुर्सी तुरंत से एक पत्थर में बदल जाता है और टोकी अब साकुरा का हाथ पकड़ के उस कमरे के बाहर चला जाता है। और ये आदमी टोकी और साकुरा के पीछे है। ये आदमी समझता है कि टोकी उसको देख के डर गया है और अब अपने जान बचाने के लिए भाग रहा है। तभी साकुरा टोकी को बोलता है, टोकी, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? वो आदमी हमेशा अपने पीठ पे उस बैग को कैरी करता है। तुमने तो सही कहा साकुरा, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। जिसके बाद टोकी उसके बैग के ऊपर हमला करता है पर उसका हमला इस बैग को कुछ भी नहीं कर पाता। ये आदमी बोलता है कि उसका ये बैग कार्बन फाइबर से बना हुआ है, इसलिए कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इस लड़ाई से टोकी बोर हो चुका है, इसलिए वो लगातार अपने पावर्स की मदद से इस बैग के ऊपर हमला करता है और आखिरकार इसका बैग इसके पीठ से अलग हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बैग से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। साकुरा उस बच्चे के पास जाता है और वो बच्चा बोलता है कि इन आदमियों ने के बड़े भाई को पहले ही मार दिया है, इसलिए वो टोकी से रिक्वेस्ट करता है कि टोकी इस आदमी को मार दे। अब ये आदमी टोकी के ऊपर हमला करता है पर टोकी बड़े ही आसानी से इस आदमी को मार देता है। ये देख के वो बच्चा काफ़ी खुश होता है और टोकी को शुक्रिया बोलता है। जिसके बाद ये बच्चा अपना आँख बंद कर लेता है। साकुरा उसको उठाने की कोशिश करती है पर कुछ भी फायदा नहीं होता, ये बच्चा मारा जा चुका है। इस तरफ कमरे में ओगामी और उस बंदे की लड़ाई अभी भी चालू है। ओगामी बड़े ही आसानी से इस बंदे को ओवर पावर करने लगता है और आखिरकार ओगामी इसको भी हरा देता है। गुस्से में यह आदमी अपना बैग निकल के ज़मीन पे जोर से पटक देता है और उस बैग से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकलती है। ये बच्ची ओगामी को बोलता है कि इन आदमियों ने उनकी बड़ी बहन को मार दिया, इसलिए वो ओगामी से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी इसको मार दे। और ओगामी इस बंदे का मुंह पकड़ के उसको जिंदा जला देता है। जिसके बाद ये छोटी सी बच्ची ओगामी को भी थैंक्स बोलता है और वो भी अपना आँख बंद कर लेता है। इधर मैं ये चीज़ आसान तरीक़ों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों बच्चों के पास ही स्पेशल एबिलिटीज़ था और ये दोनों बंदे जिस पावर का इस्तेमाल कर रहे थे वो उनका नहीं, इन बच्चों का स्पेशल पावर्स था। और वो बैग किसी तरीके का एक टेक था जिससे उन दोनों बच्चों के पावर्स ये दोनों बंदे यूज़ कर रहे थे। अब कहानी में वापस लौटते हैं। अब साकुरा भी इस कमरे के अंदर आ जाता है और वो भी इस बच्ची को देखती है जो कि ज़मीन पे बेजान पड़ी हुई है। इधर टबाटा का खास आदमी पहले ही भाग चुका है और टबाटा भी ये देख के कमरे से भागने लगता है पर टोकी उसको गिरा देता है। अब ओगामी उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। साकुरा ओगामी को रोकने जाती है और टोकी साकुरा को रोक लेता है। वो साकुरा को बोलता है कि हर एक कोड ब्रेकर एक हीरो है क्योंकि वो बुराई को ख़त्म करता है। जैसे ही ओगामी टबाटा को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। ये वही बच्ची है जिसको एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बच्ची टबाटा को पापा कह के पुकारती है। ये उसकी बेटी है, इसका नाम है चीसा। चीसा चल नहीं सकती इसलिए वो व्हील चेयर पे बैठी हुई है। वो ओगामी को देख के समझता है कि ये उसका फेवरेट सुपर हीरो फायरबॉल मैन है। उसको देख के चीसा काफ़ी खुश है क्योंकि उसके पापा ने उससे वादा किया था कि वो एक दिन फायरबॉल मैन को उनके घर पे ले आएगा और उसके हिसाब से उसके पापा ने अपना वादा पूरा किया। चीसा को देख के ओगामी, टोकी और साकुरा समझ जाते हैं कि टबाका ने स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों को मार के जो ऑर्गन्स चुराए वो उसने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए चुराए थे। यही बात टबाका भी बोलता है कि उसने उन बच्चों को इसलिए मारा था और उनका ऑर्गन्स इसलिए चुराया था ताकि उसकी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। उसके हिसाब से उसकी बेटी की ज़िंदगी सबसे पहले है और बाद में और किसी की ज़िंदगी। इस बात को सुन के साकुरा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि भले ही टबाका ने ये अपनी बेटी के लिए किया हो पर यह बात गलत है। अब ओगामी उसको मारने के लिए उसका मुंह पकड़ लेता है और जैसे ही ओगामी उसको जलाने वाला होता है साकुरा टबाका को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे टबाका गिर जाता है और साकुरा उसके ऊपर बैठ के उसको लगातार मुक्का मारने लगता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो किया वो गलत है। उस बच्चे का शरीर गर्म था, उसका दिल धड़क रहा था, पर धीरे धीरे उसका दिल धड़कना बंद होने लगा और आखिर में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। ऐसे ही होता है किसी की मौत। अभी तुम्हारा शरीर भी गर्म है क्योंकि तुम जिंदा हो। ये बोल के वो टबाका को गले से पकड़ लेता है। ओगामी, प्लीज इसको मत मारना, भले ही इसने कितना भी गंदा काम किया हो, पर प्लीज इसको मारना मत। अब टबाका भी समझ चुका है कि वो गलत था। उसको अपनी बेटी के लिए उन बच्चों को मारना नहीं चाहिए था। तुम सही हो,
मुझे अपनी बेटी के लिए उनको मारना नहीं चाहिए था, पर एक बार तुम लोग मेरी बेटी की तरफ देखो। ये बोल के वो साकुरा को हटा देता है। पास ही में एक चाकू लेके ओगामी के ऊपर हमला करता है। फायरबॉल मैन, तुम यहाँ पे इंसाफ करने आए हो ना? मैंने बहुत ही गलत काम किया है। पापा। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, पर तुम्हारे पापा ने अपने फायदे के लिए बहुत ही गंदे काम किए हैं और फायरबॉल मैन यहाँ पे आया है मुझे सजा देने के लिए। ये बोल के वो ओगामी के ऊपर हमला करता है और ओगामी बड़े ही आसानी से उसका हमला रोक के उसको जिंदा जला देता है। चलते हुए भी टावाका अपनी बेटी की तरफ देखता है और आखिरी बार उसका नाम पुकारता है। इसके बाद वो जल के राख बन जाता है। ये सब कुछ इस मासूम सी बच्ची के सामने ही हुआ। चीसा अपने फेवरेट मैगजीन को ओगामी के ऊपर फेंक देता है और हम देखते हैं कि चीसा अपने चेयर से गिर गई है। फायरबॉल मैन, गधे कहीं के, तुमने उन्हें क्यों मारा? भले ही वो गलत थे, पर वो मेरे पापा थे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ फायरबॉल मैन, तुम अब मर जाओ। ये बोल के चीसा अपने पावर से ओगामी के ऊपर हमला करने लगता है, पर जैसे ही ओगामी के गले के पास चीसा का हमला पहुंचता है, चीसा पावरलेस हो जाती है। पर वो अभी भी अपना पापा के मौत का बदला ओगामी से लेना चाहता है। ओगामी चीसा को देख के बोलता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो उसे सहो और फिर मुझे मारने आना। मैं तुम्हें याद रखूंगा हमेशा। चीसा के आंख में आंसू बहना अभी भी बंद नहीं हुआ। उसकी आंखें गुस्से से भरा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो अभी तो अपने पापा के मौत का बदला नहीं ले सकती। और आखिर में चीसा बेहोश हो जाती है। साकुरा उसके पास आता है और टोकी बोलता है कि वो मेडिकल टीम को कॉल करेगा और वो लोग इसको ठीक कर देंगे। अब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी साकुरा ओगामी को बोलता है, ओगामी, तुमने ऐसा कहा ताकि वो तुमसे नफरत करे, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे नफरत करके उसके पास जीने का कोई कारण रहेगा? तुम्हारा तरीका बहुत ही अलग है, पर उस समय तुम एक हीरो थे क्योंकि तुमने उसको एक जीने का वजह दिया। मैं कोई हीरो नहीं हूँ मिस साकुराको जी, मैं बस बुराई हूँ। इसके पास ताकत है और बुराई को बस ताकत से हराया जा सकता है। इसके बाद हम टाबाटा के खास आदमी को देखते हैं जो कि फ़ोन पे किसी से बातें कर रहा था और ये आदमी फ़ोन वाले पर्सन को उस रिसर्च फैसिलिटी के डाटा का इंफॉर्मेशन देता है। तभी टोकी वहाँ पे आ जाता है। वो इस आदमी से पूछता है कि वो किस से बात कर रहा है, किस रिसर्च का डाटा दिया। तभी ये आदमी उस फ़ोन वाले पर्सन से मदद करने के लिए बोलता है और तभी वो फ़ोन वाला पर्सन बोलता है, अपना काम करने के लिए शुक्रिया। और अचानक इस आदमी के बॉडी में करंट दौड़ने लगता है और ये आदमी जैकेट से अपना गन निकालता है और खुद को ही शूट कर देता है। इधर टोकी ये देख के समझ चुका है कि अभी इधर क्या हुआ। किसी ने इसके बॉडी को कंट्रोल किया और खुद के हाथों इसने अपना जान ले लिया। टोकी जानता है कि ये कौन है। वो उस आदमी के लाश के पास जाता है और फ़ोन को उठा लेता है। मुझे पता था ये तुम ही हो, कोड 01 हितोमी। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा टोकी। तभी हम एक ऑफिस के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी उनको बोलते हैं कि उन लोगों ने उन बच्चों को लेबोरेटरी 4 में डाल दिया है, जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि उन लोगों ने अच्छा काम किया। और ये सुनने के बाद उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेसिडेंट मनी मन बोलता है, टाबाटा, सोचा नहीं था वो अपनी बेटी के लिए इस हद तक गिर जाएगा। वो पागल था। तभी प्रेसिडेंट के खिड़की में वही पर्सन आता है जो एपिसोड 2 में हमें दिखाया गया था। वो आके प्रेसिडेंट को बोलता है, स्पेशल एबिलिटी वालों को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, क्या तुम्हारा मास्टर भी उन बच्चों में इंटरेस्टेड है? तभी हम एक गाड़ी को किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं। उन गाड़ी में से वही बच्चे बाहर निकलते हैं जो मिस्टर टाबाटा के फैसिलिटी में थे और उन बच्चों के बीच में चीसा भी होती है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 5 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। चाहो तो मेरे इंस्टा और डिस्कॉर्ड सर्वर पे फॉलो कर सकते हो। दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनली आज की इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।